मैम इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है? हाँ बेटा, कितनी सुंदर तस्वीर है ना। ये बांध की तस्वीर है और ये जो बांध है इसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में है। और इसी तरह से भारत में बहुत सारे बांध हैं, जैसे टेहरी बांध जो उत्तराखंड में है, भाखड़ा नांगल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, और तेलंगाना में है नागार्जुन सागर बांध। बेटा, ये जो बांध होते हैं ये विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब बांध बनाया जाता है तो उससे उद्योगपतियों को बहुत ही फायदा होता है। उनको बिजली मिलती है और इससे देश का विकास हो सकता है। इसी के साथ सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ती हैं। लेकिन बेटा, ये जो बांध है, आप देख रहे हो तस्वीर में, कितना ज्यादा जो क्षेत्र है वो पानी से भर गया है। तो जब बहुत सारी जमीन को पानी से जलमग्न यानी पानी से भरना पड़ेगा, तो वहां रहने वाले लोगों को हटाना होगा। उससे कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जहां बांध बनना उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद था, वहीं जो लोग यहाँ से हट गए हैं उनको बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन सकती है। वो वहां से अपनी जीविका का पालन करते थे, उसका नुकसान हो सकता है। दूसरी जगह उन्हें काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। तो ये बेचारे जो आदिवासी हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, जो किसान हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। तो वो ऐसे बांधों के निर्माण के लिए विरोध करते हैं। यही बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि एक के लिए विकास दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आप देखिए, जब ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में बन रहा था, तो उसकी जब ऊंचाई बढ़ाने की बात आई, तब क्या हुआ बच्चों, वहां के जो किसान हैं, वहां के जो आदिवासी लोग हैं, उनको बड़ी समस्या हो गई। क्योंकि यदि बांध की ऊंचाई बढ़ती तो और ज्यादा एरिया जलमग्न होना पड़ता, तो उन्हें वहां से हटना पड़ता। तो उन्होंने इसका विरोध किया। और ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, ये एक प्रदर्शन की तस्वीर है। इसमें जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ रही थी, तो लोगों ने, ये देखो गांव के सीधे साधे लोग बैठे हैं, उनको बड़ी परेशानी हुई, तो इन्होंने इसका प्रदर्शन किया। और मेधा पाटेकर नाम की महिला आगे आई। उन्होंने सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और जितने भी लोग वहां से हटे उनको अलग जगह रहने की व्यवस्था के लिए उसने आवाज उठाई। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इसके लिए काफी, ये जो आंदोलन है काफी आगे बढ़ गया, और अंततः उनकी बात को माना गया। उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई, तभी जाकर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने की अनुमति मिली थी। मैम पिछले वीडियो में दादी की कहानी मस्त थी, उससे विकास का अर्थ समझ आ गया। पर मेरे मन से तभी से एक सवाल पैदा हुआ है। हाँ बेटा, पूछो, क्या सवाल है। मैम फिर हम विभिन्न देशों के मध्य आपस में कैसे तुलना कर सकते हैं? अमेरिका, जापान जैसे देश विकसित और भारत जैसे देश को विकासशील क्यों कहते हैं? बेटा, ये सवाल तो तुमने बहुत ही सही समझा। चलो आज हम इसी सवाल पे चर्चा कर लेते हैं, और जब मैं तुम्हें इस बात को समझाऊंगी तो आपका अर्थशास्त्र विषय का आगे का जो प्रकरण है वो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। चलो मैं आपको वहीं लेके चलती हूँ। हाँ तो वासुदेव, आपने जो क्वेश्चन पूछा बेटा, उसी से आगे हम बढ़ते हैं
कि देखो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि जो देश के विकास के विषय में लोगों की धारणाएं भिन्न-भिन्न हो सकती हैं और वो परस्पर विरोधी भी हो सकती है। ये बात मैंने आपको बांध के उदाहरण से भली-भांति समझा दी है। लेकिन जो आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि अमेरिका को विकसित देश, जापान को विकसित देश और भारत बेचारा विकासशील क्यों है? तो ऐसा क्यों है? और तुलना हम कैसे करें? किस आधार पे हम तुलना कर सकते हैं? तो देखो, हम लोग क्लास में जब जाते हैं, क्लास में भी अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, अलग-अलग तरह के होते हैं। तो उनकी तुलना हमें कैसे करनी है? पढ़ाई में भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई होशियार होता है। अब मान लो आपके स्कूल में कबड्डी के लिए टीम बनानी है, तो क्या ऐसा होगा कि कबड्डी के लिए टीम बनानी है और आप हर 9th और 10th क्लास के हर टॉपर्स बच्चे को ले लें और कबड्डी की टीम तैयार हो जाए? क्या ये एक बहुत अच्छी टीम तैयार हो सकती है कि सब टॉपर्स आ गए, इंटेलिजेंट बच्चे आ गए और हमारी कबड्डी की फर्स्ट क्लास टीम अब तो हमारे स्कूल के लिए ट्रॉफी पक्की है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कबड्डी की टीम के लिए हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़ाई में चाहे होशियार नहीं हो बट खेलने कूदने में झकास हो, है ना? अच्छे से पछाड़ दे कबड्डी 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 करते हुए, रिया जैसे बच्चे, है ना? कोमल जैसे बच्चे, अच्छे से बच्चे चाहिए, चाहे पढ़ाई में ना सही, हम कबड्डी में तो होशियार हैं। तो देखो, किसी भी चीज के लिए तुलना करने का जो आधार होता है वो अलग-अलग हो सकता है। अब हमें पढ़ाई के हिसाब से हम मार्क्स को देखते हैं कि बच्चे मार्क्स अच्छे लाते हैं तो वो एक तुलना करने का आधार है। खेल के लिए हमें टीम तैयार करनी है तो हमें पढ़ाई नहीं देखनी उस समय हमें क्या देखना है कि खेल कूद में कैसा अच्छा हो। ठीक है, अब आप लंबा, नाटा वो भी तुलना में कर सकते हो, मोटा पतला से भी तुलना कर सकते हो। तो हर चीज के लिए अलग-अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अब हमें 2, 3, 4, 5 देशों को आपस में तुलना करनी है, तो उसके लिए भी कुछ आधार हो सकता है। तो दिमाग में कुछ चल रहा है आपके। हाँ, मुझे कहीं-कहीं कुछ सुगंध आ रही है उसकी। हाँ, आपको यही लग रहा है कि आय सबसे अच्छा तरीका है। आय से हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। जिस देश की आय ज़्यादा, वो तो अच्छा है, विकसित समझा जाएगा और जिस देश की आय कम होगी, उसे हम विकसित नहीं कहेंगे क्योंकि जहाँ आय ज़्यादा, वहीं हम अपनी आवश्यकताओं को ज़्यादा पूरा कर सकते हैं। तो अमेरिका की आय ज़्यादा है, तो हम और भारत की आय अमेरिका से कम है तो आय सबसे अच्छा तरीका है ना? तो यही बात है कि बात तो सही है, आय सबसे अच्छा तरीका है बच्चों। लेकिन क्या कुल आय को हम तुलना करने का आधार बना सकते हैं? कुल आय मतलब जैसे भारत के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों की आय को हम टोटल कर दें। अमेरिका के जितने भी लोग हैं, उनकी आय को हम टोटल कर दें और देख लेते हैं किसकी आय ज्यादा है वही विकसित और जिसकी कम है वो विकासशील। क्यों? सही है ना तरीका? लेकिन यहाँ एक समस्या आ जाती है। वो क्या है? जनसंख्या। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा, अमेरिका की उतनी है नहीं। तो जनसंख्या एक सबसे बड़ी इसमें एक परेशानी बन के आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जहाँ ज्यादा लोग हैं उनकी सभी की हम आय को टोटल करेंगे, ठीक है? और जहाँ कम है हम कम लोगों की आय को टोटल करेंगे और साथ में कुल आय की तुलना करने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है, ठीक है? इसलिए देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है।
क्योंकि देशों की जनसंख्या क्या है, अलग अलग होती है और कुल आय की तुलना करने के लिए हमें औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है इसकी जानकारी नहीं होगी। तो अब फिर से समस्या, तो अब हम कैसे करें? तो बेटा हम इसके लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं, PCI, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि जब हम क्या करते हैं, किसी देश की जो कुल आय होती है उसमें हम उस देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं, तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय भी कहते हैं। तो उस प्रति व्यक्ति आय से हमें पता चलेगा कि एक देश की एक व्यक्ति की आय कितनी है और दूसरे देश की एक व्यक्ति की आय कितनी है, और हम उसमें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे कुल आय को नहीं लिया, हमने किसे लिया? प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय मतलब कुल आय को हमने किससे भाग दिया है? उस देश की जनसंख्या से। ठीक है ना? चलो, तो हमने प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा लिया है और आपके सामने एक विश्व विकास रिपोर्ट दिखाई दे रही है, जो किसने पब्लिश की है? विश्व बैंक ने पब्लिश की है। और उससे पता चला है कि प्रति वर्ष एक व्यक्ति की आय का क्या आधार है और उससे हम किसे समृद्ध देश कहेंगे और किसे हम निम्न आय वाला देश कहेंगे। और हमने इसमें रुपए नहीं लिए, क्योंकि हर देश में तो रुपए नहीं चलते, रुपए तो इंडिया की करेंसी है। तो हमने क्या किया? हमने मीन्स विश्व बैंक ने क्या किया है? डॉलर लिया है। डॉलर इसलिए लिया है ताकि तुलना करना आसान हो जाए। तो देखो, समृद्ध देश उसे कहेंगे जिसकी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष कितनी हो? यहाँ पे दिख रहा है ना, $12,056 प्रति व्यक्ति आय यदि किसी देश की प्रति वर्ष है तो वो समृद्ध होगा, और उससे ज्यादा है तो भी समृद्ध है। लेकिन यदि 995 डॉलर प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष होगी या उससे कम होगी तो वो निम्न आय वाला देश होगा। और हमारा भारत कहाँ पे आता है? वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ना वो समृद्ध है ना निम्न आय वाला देश। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय है $1820 प्रति वर्ष। ये आंकड़ा विश्व बैंक ने दिया था और ये विश्व विकास रिपोर्ट है 2017 की। तो इस आधार पे तुलना हो गई। इस आधार पे आप देखेंगे अमेरिका की आय इससे ज्यादा है तो वो समृद्ध देश है। भारत की आय इतनी नहीं है, $1820 प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है, तो भारत अमेरिका की होड़ नहीं कर रहा, इसलिए वो विकासशील है। तो वासुदेव, आपको क्लियर हो गया हमारा सवाल? हो गया अब तो अच्छी तरह से? हाँ, वेरी गुड। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, औसत आय पे आ जाते हैं। अब ये औसत आय जो है, औसत आय बेटा आपको समझ में तो आया कि औसत आय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि तुलना करने का एक आधार है औसत आय। लेकिन इसकी भी कुछ परेशानियां हैं। क्या है इसकी परेशानियां? कुछ इसमें भी कमियां हैं। तो यहाँ से कई बार बेटा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन उसमें कुछ असमानताएं ये छुपा देते हैं, तो कैसे एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, बहुत ही सरल। आपकी बुक में थोड़ा सा मुश्किल है तो हमने इजी कर दिया उसको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो देखो बेटा, ये एक देश अ है, ये दूसरा देश ब है, और यहाँ पे देखिए जो एक देश अ में 5 लोग रहते हैं और देश ब में भी 5 लोग हैं, लेकिन देश ए का जो ये है
पहला जो है उसको 200 रुपए मिल रहे हैं, दूसरे को 190, तीसरे को 260, चौथे को 240, पांचवे को 210। तो इन सबकी हम यदि कुल आय देखें तो 1100 है, ठीक है। और दूसरा देश व्यय में भी ऐसे देखें कि एक को 30 रुपए, दूसरे को 35 रुपए, तीसरे को 50 रुपए, चौथे को 200 रुपए और पांचवे को 785 रुपए। ये तो कोई मिस्टर अंबानी महोदय लग रहे हैं। और यहाँ भी कुल आय देश ए की बराबर ही है 1100। अब कैसे तुलना करें, कुल आय का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों कि कुल आय को हम क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि दोनों में तो 1100 रुपए ही है, तो हम तुलना कैसे करें। लेकिन हमने फिर औसत आय ली, तो औसत आय हम करेंगे कि 1100 कुल आय को हम 5 से भाग लेंगे, क्योंकि उस देश में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 1100 को हम 5 से भाग देंगे तो 220 रुपए आएंगे, ठीक है। इन दोनों में ही 220 आ रहे हैं, तो हम तो ये तो कह सकते हैं कि दोनों देश बराबर है। लेकिन यहाँ कुछ न कुछ हमें कमी नजर आ रही है। आप इनके जो डाटा है उनको ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो लोग हैं इनकी आय में ज्यादा असमानताएं नहीं है। 200, 190, 260, 240, 210 ज्यादा फर्क नहीं है बच्चे। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो 30, 35, 50, 200, 785, ये तो बड़ा उतार चढ़ाव है। कोई तो एकदम ही कम और कोई मिस्टर अंबानी बन गए हैं। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ भी हमारी औसत आय तो 220 है, लेकिन ये देखो ना, कोई तो बेचारा 30 रुपए ही कमा रहा है और कोई 785 कमा रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत है। यहाँ तो एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया। तो यही चीज है कि औसत आय असमानताओं को छुपा देता है। तो इस उदाहरण से आप अच्छे से समझा सकते हो कि औसत आय तुलना करने के लिए ठीक है, बट ये हमें एक्चुअल जो ग्राउंड की रियलिटी है उसको नहीं शो कर रहा। इससे ये पता नहीं चलता कि ये आय लोगों में किस प्रकार से वितरित है, वितरित मतलब किस प्रकार से बटी हुई है। औसत पे बड़ी संख्या का प्रभाव पड़ता है। यहाँ अंबानी महोदय की तनख्वाह का प्रभाव पड़ गया, ठीक है। और औसत असमानताओं को भी क्या कर रहा है, छुपा रहा है। यहाँ की जो ग्राउंड की रियलिटी है, जो वास्तविक स्थिति है, उसको औसत आय ने नहीं बताया। तो इसलिए ये थोड़ी कमी है। हालांकि विभिन्न देशों की तुलना करने में औसत आय को लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इनके लेने के बावजूद भी इसकी जो कमियां हैं, जो औसत आय की जो असमानताएं छुपा देते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो बेटा, तो बच्चों सब कुछ क्लियर हुआ कि कैसे हम अमेरिका को विकसित और भारत को विकासशील कह रहे हैं, औसत आय का कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हैं, और औसत आय ने किस तरह से असमानताओं को छुपाया है। तो यही आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अपने और दूसरे सवाल लेके आना वासुदेव की तरह, है ना बच्चों, और फिर मेरे पास आना, मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर मिलेंगे जल्दी, बाय।